नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग क्लास 9th वाले बच्चे का साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सेट 1 का पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। कुछ देर पहले हम लोग हिंदी का मॉडल सेट 1 पूरा क्लियर किए थे, तो आज भी अभी हम लोगों ने साइंस का सेट 1 पूरा क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे। पूरे 10 से 15 मिनट में हम लोग 40 क्वेश्चन पूरा याद करने वाले हैं, आपके माइंड में फिट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके और अपने पूरी तैयारी के साथ अपने एग्जाम को देने के लिए जाए, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, साइंस के हम लोग सेट 1 पूरा क्लियर करेंगे। इस तरह से फिर हम लोग सेट 2 भी करेंगे और मैथ का भी कुछ देर के बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। फिर से सुनिएगा, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। चाल और वेग, त्वरण और विस्थापन, बल और संवेग, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चाल और वेग का। किसका? चाल और वेग का, याद रहेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है चाल, वेग, विस्थापन या फिर त्वरण। तो इसका जो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, विस्थापन, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि वेग का एसआई मात्रक। किसका? वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, जिसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? आप लोगों ने अपने बाइक में या फिर और कोई किसी के पास कार है तो उसमें देखे होंगे कि इतना दूर से हम लोग कितना दूर तक आए, उसमें से किलोमीटर प्रदर्शित करते हैं, उसी में किलोमीटर दिखाता है कि हम लोगों ने इतना दूरी तय किया है, ठीक है। तो और एक होता है कि हम लोगों ने किस स्पीड से चल रहे, उस यंत्र का नाम बताना। तो यहाँ पे देखिए, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर होगा ऑडोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑडोमीटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई किसी आप बाइक से निकले घर से और आप 10 किलोमीटर तक दूर गए, ठीक है। तो उस 10 किलोमीटर दूर को वहाँ पे दर्शाता है कि आप 10 किलोमीटर चल के आए हैं। तो उस यंत्र को हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडोमीटर कहते हैं। और बी नंबर में जो ऑप्शन है, बी नंबर में जो ऑप्शन है स्पीडोमीटर, यानी कि स्पीड को मापता है। जैसे हम लोग 80 से 60 से चलते हैं ना, और लड़का लोग तो अभी नया नया जो बाइक सीखता है वो देखता है 80 90 ऐसे स्पीड से, उस स्पीड को जो देखते हैं, जो मापता है कि आप कितने स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो उस स्पीड को मापने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑडोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? दोगुना हो जाएगा, वही रहेगा, या फिर आधा हो जाएगा। इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पी बराबर इक्वल टू एम भी होता है, आप लोगों ने जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कितना दिया है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना, द्रव्यमान कितना दिया है? दोगुना दिया है, ठीक है। कितना दिया है? दोगुना है। और इसको क्या कर देंगे, और उसका वेग का आधा हो जाए, यानी v/2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v/2 करेंगे तो इसका क्या, 2 से 2 कट गया तो वही रह जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वही रह जाएगा। क्या होगा? वही रह जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg है, तो यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन को, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः, एक का कितना है 6 kg द्रव्यमान और बी का कितना है 34 kg है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का कि बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। क्या होगा? बी का जो जड़त्व है ए के जड़त्व से अधिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, याद रहेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन गति के प्रथम नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं? न्यूटन गति के प्रथम नियम। अच्छा, न्यूटन गति के कितने नियम है? आप लोगों ने कमेंट बताइएगा कि न्यूटन ने
न्यूटन के कितने गति के नियम, कितने गति के नियम को दिए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है ये जड़त्व जो नियम है ये न्यूटन गति के प्रथम नियम का। ठीक है, तो कितने नियम है आप लोगों ने कमेंट में आंसर इसका बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट देखें ना, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है उसके बारे में आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा संवेग एवं संवेग के संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, संवेग के संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि 60 केजी द्रव्यमान की कितना 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। देखिए चंद्रमा पर किसी का भार क्या होता है, पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको समझते हैं कि कितना द्रव्यमान का है 60 केजी, यानी कि एम बराबर कितना दे रखा है, एम बराबर दिया है 60 केजी। ठीक है, कितना दिया है 60 केजी, तो यहाँ पे होगा डब्ल्यू बराबर जो होगा इसका भार जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फॉर्मूला एम जी, कितना हो जाएगा एम जी, यानी कि 60 इंटू 10 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 600 हो जाएगा, समझ रहे हैं 600 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे निकालना है कि चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो यहाँ पे W1 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे W/6, तो इसका कितना निकला है 600 निकला ना, W का मान कितना निकला है 600, तो यहाँ पे 600 बटा 6 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 100 न्यूटन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा 100 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए उसका जो गुरुत्वाकर्षण बदलेगा वो किस प्रकार से बदलेगा, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ेंगे। एफ बराबर क्या होता है, बड़ी जी एम बाय आर स्क्वायर, पढ़े हैं ना इसका फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण बल का। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि दूरी को आधा करेंगे कि r/2 कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका आ जाएगा Gmm/r² इंटू 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा, तो स्पेस कम है, Gmm/r² बट्टे कितना हो जाएगा 4 जगह 2 का स्क्वायर 4 जगह, तब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 4Gmm/r², यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको समझते हैं कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करते, ठोस से, तरल से, गैस से, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्घ्य तरंग, किसके तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं मानव श्रवण की श्रव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है कितना, 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि यहाँ जगह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 20 के एच। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, परासरण कहता है, विसरण कहलाता है, उद्पातन कहलाता है, संघनन। 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, परासरण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, परासरण नहीं, विसरण होगा, क्या हो जाएगा विसरण होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विसरण हो जाएगा, क्या होगा विसरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से 273 किलो होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर जगह 273.16 केल्विन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, नमक को, तेल को, हाइड्रोजन गैस को, जल को। तो इसका जो आंसर होगा 16 नंबर का हाइड्रोजन गैस को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल। जल का सूत्र क्या होता है H2O होता है, क्या होता है H2O। ठीक है, याद रहेगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि पीतल किस धातु का मिश्रण है। पीतल जो है किस का बना है, जिंक और कॉपर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का जेरेन और सीयू का, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीतल किससे बना है, जिंक और कॉपर से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मतलब
यहाँ पे समझ, जल का बर्फ में बदलना, भोजन का पचना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती जो पिघलेगा तो क्या बनेगा, फिर से मोमबत्ती, लोहे के चूर्ण को बालों में मिलाना, तो ये फिर क्या होगा, बदलेगा तो नहीं, वही रह जाएगा। लेकिन भोजन का पचना, भोजन जब पच जाएगा तो उसको फिर से हम लोग भोजन नहीं बना सकते, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन से है, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी Na2O, ठीक है, Na2O, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है, 36 ग्राम, यानी दिया गया द्रव्यमान कितना है, 36 है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान क्या नहीं, एन बराबर दिया गया द्रव्यमान कितना 36 है, बटे क्या है H2, यानी कि जल, H2O का निकालना होगा भैया, H2O का कितना होता है, H2O का कितना होता है, यहाँ पे हो जाएगा 2H का 2 प्लस 16 यानी कि 18 हो जाएगा, तो यानी 18, यहाँ पे 18 दूनी 36, यानी कितना हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। CuH2 मौलार द्रव्यमान क्या होगा, CuH2 का मौलार द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका CuH2 का हम लोग निकाले थे ना, ये कार्बन का कितना होता है, टू टू यहाँ दिया है, 12 दूनी 24 और 2 एच का 2, यानी कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कितना हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका जो आंसर होगा जे थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, किसने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, जिसका जो आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गेहूं, चिड़िया, अमीबा या प्याज, तो इसका आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा 6C नंबर होगा, ऑप्शन अमीबा, क्या होगा अमीबा है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, इसको समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर गोल्जी उपकरण या राइबोसोम, तो यहाँ पे इसका 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो इसका जो आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, परासरण के द्वारा, किसके द्वारा, परासरण के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा विभ ज्योतक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा विभ ज्योतक। ठीक है, रक्त के तरल अधात्री रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उस 30 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा प्लाज्मा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन, फसल उत्पादन, दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 31 नंबर क्वेश्चन का ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से, किससे, दूध उत्पादन से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है, तो रबी फसल कौन है, चना है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कौन सा है, चना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत क्या हो सकता है, इसका समझिएगा, उसका निवास स्थान, उसके उसके पोषण का प्रक्रिया, उसका कोशिका संरचना, उसके जनन की प्रक्रिया, जिसका आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का उसका कोशिका संरचना, एक ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, थेलेफाइट, ब्रायोफाइट, जेम्ब्रोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, वेल क्या एक मछली है जो कि क्या एक स्तनधारी होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा स्तनपायी। ठीक है, यहाँ पे 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया स्तनपायी। ठीक है, स्तनपायी हो गया, तो उसका ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, मत्स्य भी है। ठीक है, एक तरह मत्स्य भी, एक मत्स्य के वर्ग में भी आता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर सही है, तो सी और डी इसका सही आंसर। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक उष्मन के लिए
कौन गैस उत्तरदायी है? तो वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन प्रभाव नहीं होगा? देखिए यहाँ पे जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं है? जल के तापमान में परिवर्तन, ये तो नहीं हो सकता। हैजा नहीं हो सकता। जल में ऑक्सीजन की कमी, फेफड़े से संबंधित रोग, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए फेफड़े से संबंधित रोग। जल प्रदूषण जब रहेगा तो पानी जब खराब रहेगा उसको हम लोग पिएंगे तो हमारा क्या होगा? फेफड़ा क्षति पहुंचेगा, वहां यहाँ पे फेफड़े में क्या होगा? रोग होगा, तो फेफड़े संबंधी रोग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग यानी कि जो कि एक छूने से नहीं फैलता, तो क्या होगा? रतौंधी। क्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा? रतौंधी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन रोगों की उदाहरण है? दीर्घकालीन रोगों की उदाहरण जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा टीबी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा टीबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु, लास्ट क्वेश्चन है। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आते हैं? प्रोस्टिडियम, मोनेरा, प्लांटी, फंजाई। यहाँ तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, तो ऑप्शन नंबर बी मोनेरा। क्या होगा? मोनेरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जितना ज़्यादा हो सके, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग सभी जरूर करें। आपको कमेंट करने में कोई पैसा लगता नहीं, अपना फीडबैक आप जरूर दें। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि कैसा वीडियो जा रहा है, अब तक को आप लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा उसके इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो अपना तैयारी को अच्छे से कर सके। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले हर एक क्लास में आप 9th से फिर 10th में जाएंगे तो वहाँ भी आपको सारे चीज़ का कंटेंट मिलेगा। फिर आप 11th में जाएंगे तो वहाँ भी सारे चीज़ का कंटेंट मिलेगा। फिर आप 12th में जाएंगे तो वहाँ भी आपको सारे एक्सरसाइज फ्री में, बिल्कुल एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको सारे क्लासेस मिलेगा। तो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारे कंटेंट एक एक करके जितने भी नोटिफिकेशन जेक की तरफ से आएगा वो मिलेगा, और आपके एक्सरसाइज जितने भी मैथ साइंस के जितने भी कंटेंट है, मैथ हो, हिंदी हो, साइंस हो और इंग्लिश हो, सभी का कंटेंट आपको एक एक करके मिलते जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अच्छे से आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए अपना तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।